नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। तो आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। चूँकि यह कल्पना द्वारा गढ़ी कोई सुंदर कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है, इसलिए संभव है शुरुआत की कुछ कड़ियाँ आपको बोझिल लगे, पर आगे आप इसकी मार्मिकता को समझ पाएंगे और साथ ही यह भी कि इस कथा का पूरा सार समझने के लिए इन शुरुआती कड़ियों को जानना आवश्यक था। पिछले भाग में आपने सुना कि मुझे हल्का बुखार आया, जो पैरासिटामोल लेने पर उतर तो गया, पर भोजन की इच्छा और स्वाद नहीं रही। अब आज का भाग यानी 5वां भाग। हर दिन की तरह मैं अपनी दिनचर्या में लग तो गई, पर कमजोरी और असहजता सी बनी हुई थी। मैंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर बेतरह फैल रहे कोरोना के भय के कारण ओम जी ने मन ही मन तय कर रखा था कि सुबह मुझे डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएंगे। इसलिए आज ये कुछ जल्दी उठ गए। उठते ही मेरे पास आए। अब तबीयत कैसी है? ठीक ही है। हाँ, बुखार तो नहीं है इस वक्त, मुझे छू कर देखते हुए इन्होंने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे कल अचानक बुखार आ गया। वैसे कल सुबह उठते वक्त तबीयत थोड़ी ढीली सी थी। मैंने अपनी तबीयत की असहजता को नज़रअंदाज करते हुए धीमे स्वर में कहा। अरे ऐसा था तो सुबह तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं दुकान नहीं जाता, उसी वक्त डॉक्टर के पास चलते ना, इन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा। ऐसी कोई खास तकलीफ नहीं थी। फिर जब तक आप सोकर उठे तब तक स्नान वगैरह करने के बाद मैं बिल्कुल सामान्य महसूस करने लगी थी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, आज तो डॉक्टर के पास चलना ही है, इसीलिए मैं जल्दी उठ गया हूँ। इस महामारी के माहौल में लापरवाही अच्छी नहीं। मैं अभी फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। आज? पर आज तो रविवार है। ओह, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। अब क्या करें? हमारे कॉलोनी में तो लगभग सभी डॉक्टर आज अपना क्लिनिक बंद ही रखते हैं, और अभी के माहौल में किसी हॉस्पिटल में जाना। अरे कोई बात नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब तो मैं ठीक हूँ। हो गया होगा कल वैसे ही। वो परसों मैंने किचन की सफाई की थी ना, शायद थकावट हो गई हो। अब उम्र भी तो हो रही है। नहीं, तुम्हारा चेहरा आज भी मुरझाया सा ही है, इन्होंने चिंतित स्वर में कहा। आप भी कमाल करते हैं। अब कल बुखार आ गया था तो एक आध दिन थोड़ा असर तो रहेगा ही। ये अब भी फोन हाथ में पकड़े चिंता मग्न से बैठे रहे, तो मैंने इन्हें छेड़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है मुझे कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगी? इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं। सुबह सुबह ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? कहते हुए इनकी आवाज़ में एक तड़प सी आ गई थी, जिसे महसूस कर मैं इनके समीप बैठते हुए बोली, ओहो, कितनी चिंता करते हैं, ज़रा सोच कर देखिए। मुझे ना सर्दी है ना खांसी है, बस कल ज़रा सा बुखार आया। आज आप मुझे छू कर देखिए, बुखार भी नहीं है, फिर मैं घर से बाहर कहीं जाती भी नहीं। भला मुझे कोरोना कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन दिनों तुम घर से बाहर कहीं गई नहीं हो। फिर भी आज का समय बड़ा भयावह है। ये अब भी चिंतित थे। अरे आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं। मैं ठीक हूँ, उठिए जाइए, अब फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने इनका हाथ पकड़ इन्हें खींचते हुए कहा। ये मायूसी भरे कदमों से चलते हुए उठकर वॉशरूम की ओर चले गए। आगे की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि अगले भाग की जानकारी आपको मिल सके। यदि कोई भाग छूट गया हो तो प्लेलिस्ट पर जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लग रही है। अब सुनिए आगे। मैं किचन में चली तो आई, पर कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। अजीब सी कमजोरी और थकावट महसूस हो रही थी। बस जी चाह रहा था जाकर बिस्तर पर लेट जाऊं। क्या हो गया मुझे? कहीं सच में कोरोना तो नहीं? मुझे कोरोना कैसे हो सकता है? ना मैं घर से बाहर कहीं गई, ना ही बाहरी कोई व्यक्ति घर में आया। इन दिनों भला कौन किसके घर आ जा रहा है? काम वाली तक ने तो आना बंद कर रखा है। एक यह भी कारण हो सकता है मेरी थकावट का। इतने सालों बाद घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। कोरोना के इस दूसरे लहर में पिछली बार के लॉकडाउन से हुई परेशानी को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगा है, बस बचाव के मद्देनज़र प्रशासन की ओर से आंशिक रूप से ही इसका पालन करवाया जा रहा है। पर लोग भय के कारण स्वयं ही अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। मैंने भी तो मंदिर के द्वार खुले होने पर भी सावधानीवश मंदिर जाना बंद कर रखा है। मेरा मानना है ईश्वर ने यह कभी नहीं कहा कि जान जोखिम में डालकर मेरे द्वार पर आओ। वह तो बस हम अपनी शांति संतुष्टि के लिए जाते हैं, वरना ईश्वर क्या सिर्फ मंदिरों में बसते हैं? फिर मुझे हर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए स्वयं बाजार जाना या महिला मंडली के साथ शॉपिंग वगैरह करने का भी शौक नहीं है। राशन, सब्जी या घर के बाकी ज़रूरतों के सामान लाने की जिम्मेदारी ओम जी ने अपने ऊपर ही ले रखी है। बल्कि मैं तो लेखन के क्षेत्र में होकर भी ज़्यादातर लेखकीय तामझाम से भी दूर ही रहती हूँ। मुझे बस घर में बैठकर लिखना, छपना और अच्छे साहित्य पढ़ना ही पसंद है। इच्छा तो नहीं हो रही थी, फिर भी हल्का सा नाश्ता बनाया। नाश्ता करने बैठी तो मुंह का स्वाद कड़वा सा हो रहा था। मैंने देखा ये आराम से नाश्ता कर रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा ये कल के बुखार का असर है, स्वयं ही 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद ये अखबार देखने में मग्न हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, तभी बेटी का फ़ोन आया। रोज़ सुबह इस वक्त फ़ोन करना उसकी आदत है। बेशक कोई ज़रूरी बात ना हो, पर फ़ोन नियमित करती है। क्या कर रही हो? क्या नाश्ता बनाया? पापा दुकान चले गए? आज पापा को दुकान जाने में इतनी देर क्यों हो गई? जैसी बेमतलब के सवाल कर कर के मुझे परेशान करने के बाद कहेगी, हाँ अब हो गया पूरे दिन का कोटा। बेटियां ऐसी ही होती हैं, तन से चाहे जितनी ही दूर रहे, मन में समाई सी। फ़ोन पर बात करते वक्त आवाज़ में ज़रा परिवर्तन महसूस होते ही तुरंत वीडियो कॉल करेगी। शेष अगले भाग में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।